दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के अपने तीसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर अलग अलग तरह से लोगों ने इस पिछले 1 साल का विश्लेषण किया, कईयों ने इसका 11 साल का विश्लेषण किया। लेकिन खुद प्रधानमंत्री ने कुछ तस्वीरें शेयर करके दरअसल अपने इस 1 साल का विश्लेषण कर दिया। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के इंस्टाग्राम से ये फोटोज मैंने उठाई हैं, जिसमें पीएम ने 33 देशों में जो 7 डेलीगेशन गया था भारत का, जिसमें पक्ष के लोग थे, विपक्ष के लोग थे, डिप्लोमैट्स थे, बहुत से विदेश मामलों के जानकार थे, दुनिया भर में ये ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब करने गए थे। उनसे दिल्ली में पीएम ने मुलाकात की। दरअसल ये मुलाकात पिछले कई दिनों से प्रस्तावित थी, इसलिए सांसदों को दिल्ली में ही रोका गया था। लेकिन जब ये मुलाकात हुई तो इसकी तस्वीरें स्वयं हमारे मोदी जी ने इंस्टाग्राम में शेयर की। इन तस्वीरों के बहुत से अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहला मायने जो इन तस्वीरों पर दिखता है दोस्तों, पहली नजर में जो मुझे दिखा वो ये है कि अल्टीमेटली कम से कम 11 साल बाद इस सरकार ने स्वीकार कर ही लिया, मोदी ने स्वीकार कर ही लिया कि उसका विपक्ष के बिना या इंडिया गठबंधन के बिना काम नहीं चलने वाला। आखिरकार 4 जून के बाद पिछले 1 सालों में जो अलग अलग तब्दीलियां इस देश की राजनीति में आई, उनमें से एक बात जो स्वीकार कर ली गई है आखिरकार बीजेपी द्वारा कि इस सरकार को विपक्ष का साथ चाहिए ही चाहिए। दोस्तों, मोदी ने जो इंस्टाग्राम में फोटोज डाली और जो दूरदर्शन ने वीडियो शेयर की है, अगर आप उनको गौर से देखें तो कैमरे का फोकस मोस्टली विपक्ष के नेताओं पर रहा। ऐसा तो है नहीं कि सत्ता पक्ष के लोग वहां पर नहीं थे, वहां पर तमाम बीजेपी के वो सांसद, वो नेता भी थे जो कि डेलीगेशन का हिस्सा बने, लेकिन फोकस विपक्ष के सांसदों का था। जाहिर तौर पर इसमें बड़े लेवल पर पॉलिटिक्स बीजेपी करती है। आप जानते हैं मोदी मतलब पॉलिटिक्स, वो हर चीज को पॉलिटिसाइज करते हैं। तो ये जो मकसद था इन तस्वीरों को शेयर करने का, जाहिर तौर पर यह था कि देखिए विपक्ष के कितने सांसदों के साथ कैसे खिलखिलाकर मोदी हंस रहे हैं और विपक्ष के सांसद जो हैं मोदी के साथ कितने कंफर्टेबल हैं। इनमें दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेता और सांसद मनीष तिवारी थे, और दोस्तों इनमें सबसे पहला जो फ्रेम गया वो शशि थरूर पर ही गया, और शशि थरूर के साथ बड़ी मुस्कुराते हुए बहुत ही वेलकमिंग नोट में मोदी दिखे, और शशि थरूर के हाथ में एक पेपर था, वो पेपर वो हाथ में लेकर चले थे। इसके अलावा मनीष तिवारी के साथ भी गहनता से बात करते हुए मोदी दिखाई दिए, सलमान खुर्शीद के साथ भी बात करते हुए दिखाई दिए, गुलाम नबी आज़ाद जो कि अब कांग्रेस के मेंबर भी नहीं है, उनके साथ भी ये दिखाई दिए, सुप्रिया सुले के साथ दिखाई दिए। सुप्रिया सुले उनको एक किताब दे रही थी। इसके अलावा शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी के साथ वो दिखाई दिए। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ दोस्तों, ये समाजवादी पार्टी के सांसद हैं राजीव राय। इनको लेकर काफी तारीफ हो रही है। दरअसल राजीव राय पहली बार सांसद बने, लेकिन ये जब इस डेलीगेशन का हिस्सा बने तो पूरा होमवर्क करके गए और विदेश में इन्होंने पाकिस्तान को एक्सपोज किया, और जब भारत आए तो देखिए इनके हाथ में एक पेपर है। ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि इस पेपर में उन्होंने अपनी पूरी विजिट को समराइज किया कि उन्होंने क्या किया विजिट में। कम से कम वो एक सांसद के तौर पर एक रिपोर्ट दे रहे हैं मोदी को, जो कि बताता है कि कितनी जिम्मेदारी के साथ समाजवादी पार्टी के सांसद ने काम किया। इसके अलावा शशि थरूर के हाथ में भी इस तरह का पेपर था। बहुत से सांसद ऐसा पेपर लेकर आ रहे थे। इसके अलावा दोस्तों आनंद शर्मा कांग्रेस पार्टी के नेता यहाँ पर दिखाई दे रहे थे। तो इन तस्वीरों के जरिए आप कह सकते हैं कि देखिए मोदी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सारी फोटोज विपक्ष के नेताओं के साथ है, कांग्रेस को जलाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी तो देखिए कि बड़ी तस्वीरें खिंचाने के लिए मोदी को विपक्ष की जरूरत पड़ रही है। यह कम से कम इस बात की तो तस्दीक करता है ना दोस्तों कि इस सरकार के पास टैलेंट की भारी कमी है, जो मैं लगातार बोलती रही हूं। अब आप मुझे बताइए कि अगर ये तस्वीरें ना होती, थरूर ना होते इस डेलीगेशन में मनीष तिवारी ना होते, आनंद शर्मा ना होते, जिनको बहुत जानकारी है, विदेश मामलों के बारे में किताबें लिख चुके हैं ये लोग, तो अगर ये लोग ना होते या फिर इस डेलीगेशन में असदुद्दीन ओवैसी अगर ना होते, तो फिर क्या ये डेलीगेशन उतना प्रभाव डाल पाता, उतनी हेडलाइन जिसको मिल पाती जितनी इस डेलीगेशन को मिली है। शशि थरूर ने अमेरिका में न केवल एम्बेसी में एक बड़े कार्यक्रम में उन्होंने नेतृत्व किया उस कार्यक्रम का, बल्कि वहां पर मीडिया हाउसेस से भी बात की। बड़े मीडिया हाउसेस ने उनको एंटरटेन किया। तो ये बड़ी बात है, क्योंकि अमेरिका में बड़े बड़े नेता, हमारे मोदी जी भी जाते हैं, तो अंजना उम कश्यप जैसे लोग अखबार खंगालना पड़ता है उनको कि क्या कोई आर्टिकल है या कोई कुछ छपा है उनके लिए। तो ये एक बड़ी जीत शशि थरूर के डेलीगेशन की रही। तो अब आप इन डेलीगेशन में अगर इन विपक्ष के नेताओं को माइनस कर देते हैं तो फिर इस डेलीगेशन का वो जो मजबूती है वो दिखाई नहीं देती है। तो आखिरकार इन तस्वीरों से ये बात तो साफ हो गई ना कि बीजेपी के पास टैलेंट की भारी कमी है। बीजेपी के पास दिखाने के लिए कौन लोग थे? निशिकांत दुबे। अब निशिकांत दुबे के साथ फोटो क्यों नहीं खिंचाई मोदी जी ने? निशिकांत दुबे के साथ क्या फोटो खिंचाएंगे मोदी जी? साल के 365 दिन देश में रहते हैं तो हिंदू मुसलमान करते हैं। विदेश का डेलीगेशन का हिस्सा बने
तो भी वहां से मतलब लगातार निशिकांत दुबे विदेश से कांग्रेस पार्टी के लिए अनर्गल दावे कर रहे थे, जिनका फैक्ट चेक रोज यहां पर यूट्यूबर बैठकर कर रहे थे। और तो और दोस्तों, निशिकांत दुबे के डेलीगेशन जब कुवैत गया और कुवैत से अगले दिन, मतलब उनका डेलीगेशन कुवैत से निकला और अगले दिन कुवैत ने पाकिस्तान पर जो वीजा प्रतिबंध लगाए थे वो बैन हटा दिया। 19 साल बाद वो बैन हटा दिया गया। इसको लेकर भी निशिकांत दुबे और उनके उस पूरे डेलीगेशन की बहुत किरकिरी हुई। इसी डेलीगेशन का हिस्सा रेखा शर्मा थी, जो बीजेपी की सांसद थी, जो गाना वाना गा रही थी। इसको लेकर भी मैंने आपको खबर दिखाई थी। तो ऐसे सांसदों के साथ फोटो खिंचा के मोदी जी को हेडलाइन नहीं मिलती। मोदी जी को हेडलाइन लेने के लिए भी विपक्ष के सांसदों की जरूरत है। ये बताता है दोस्तों कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो बहुत सी चीजें बदली हैं, उनमें से एक ये चीज बदली है। अब इसको लेकर कहा जा सकता है कि ये सब तो नाराज कांग्रेसी हैं और अपनी पार्टी से एक तरह से अलग लाइन लेकर ये लोग इस डेलीगेशन का हिस्सा बने, इसीलिए इनको यहाँ पर शामिल किया गया। वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है। लेकिन एक चीज और इस तस्वीर से दोस्तों विपक्ष के नेताओं ने इसमें साबित कर दी कि अब ऑपरेशन सिंदूर का जो राजनीतिक दोहन बीजेपी करना चाहती है तिरंगा यात्रा के जरिए, मोदी अपनी रैलियों के जरिए, उसमें वो विपक्ष को नहीं कोस सकते, क्योंकि उस डेलीगेशन का हिस्सा भी विपक्ष था। दुनिया भर में एक्सपोज भी विपक्ष कर रहा था और बहुत मजबूती से कर रहा था। मैं इस डेलीगेशन को बहुत क्लोजली कवर कर रही हूँ। इनको लेकर जो आर्टिकल्स दुनिया भर में छपे उनको भी मैं देख रही हूँ। दोस्तों, जितनी कवरेज विपक्ष के नेताओं को मिली है इस डेलीगेशन में, सत्ता पक्ष के नेताओं को उस लेवल की कवरेज नहीं मिली है। तो अब अगर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता बिहार के चुनाव में जाते हैं या किसी भी जाते हैं, तो जो राष्ट्रवाद का मुद्दा है, इस पर अब बीजेपी का अकेला कॉपीराइट नहीं है, जो कि अब तक वो रहा है। आज से पहले अगर सर्जिकल स्ट्राइक हुई या कोई भी ऐसा मुद्दा हुआ जिसको बीजेपी ने खूब भुनाया और मोदी ने अपने ऊपर ले लिया, लेकिन अब वो नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले से लेकर सीज फायर तक पूरा विपक्ष सरकार के साथ था। सीज फायर के बाद जब डेलीगेशन भेजा गया तो भी विपक्ष सरकार के साथ था। अब देखिए, आप शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी हैं या सपा के सांसद राजीव राय हैं। अब ये लोकसभा में बोलेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि मोदी जी की तारीफ करेंगे, अपनी पार्टी के समर्थन में ही बोलेंगे ना। लेकिन कल को अगर लोकसभा में खड़े होकर निशिकांत दुबे जैसे बीजेपी के सांसद या बीजेपी का कोई भी सांसद या स्वयं मोदी किसी रैली में बोलते हैं कि उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, तो खड़े होकर विपक्ष के लोग भी करेंगे कि आप अकेले नहीं थे, हमने भी आपका सपोर्ट किया, न केवल देश के अंदर किया बल्कि देश के बाहर भी किया। तो ये मुझे लगता है एक बहुत पॉजिटिव चीज भी है, अच्छी चीज भी है कि भाई जब देश की बात आती है तो सब एक हो जाते हैं। और ये राजनीतिक तौर पर भी बीजेपी के हाथ से एक मुद्दा छीन लेने जैसा है। मतलब बीजेपी अगर इस पर वोट मांगेगी तो इस पर कांग्रेस भी वोट मांग सकती है। भाई अल्टीमेटली आपको उस शशि थरूर की जरूरत पड़ी गई ना, जिसको लेकर मोदी जी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला था। शशि थरूर की पत्नी के लिए मोदी ने यह बात बोली थी, जिसको लेकर शशि थरूर ने उनकी आलोचना की थी। शशि थरूर अपनी किताब में मोदी की आलोचना कर चुके हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान उन्होंने किस तरह से उसका पॉलिटिसाइज किया उसको। लेकिन एंड ऑफ द डे आपको थरूर की जरूरत पड़ी गई ना। हालांकि दोस्तों, ये जो तस्वीर थी मोदी से विपक्ष के नेताओं की मिलने की, उसमें मुझे एक तस्वीर मिसिंग लगी और मुझे लगा उनकी मौजूदगी होनी चाहिए। वो है ओवैसी की। ओवैसी से बीजेपी आरएसएस वालों को जो भी दिक्कत हो, हालांकि उनको तो बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों कि पहलगाम आतंकी हमले से लेकर इस डेलीगेशन का हिस्सा बनने तक ओवैसी ने बहुत शानदार काम किया है। न केवल विदेश में उन्होंने पाकिस्तान को एक्सपोज किया, बल्कि जो वो भारत में बोलते थे उससे उनका जो पॉपुलैरिटी है भारत के अंदर, उनके विरोधियों के बीच भी बढ़ी। और एक असली भारत का जो मुस्लिम है वो क्या सोचता है इस तरह के आतंकवादी हमलों को लेकर, ओवैसी उसकी आवाज बने। तो इस तस्वीर में मोदी के साथ हाथ मिलाते हुए इस तस्वीर में ओवैसी की गैर मौजूदगी मुझे खटकी। अब मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं थे यहाँ पर, वो खुद नहीं थे या फिर उन्होंने एन वक्त में आने से मना कर दिया, इसके बारे में तो खैर वही बता सकते, लेकिन हाँ, उनकी मौजूदगी होनी चाहिए थी। और एक और चीज दोस्तों, सब बहुत मुस्कुरा रहे थे, सब बहुत खिलखिला रहे थे। होता क्या है दोस्तों कि पिछले 11 सालों में ना हर चीज की इवेंटबाजी हो गई है। हर चीज हमारे देश में इवेंट हो गया। राजनीति मतलब इवेंट हो गई। मोदी ने राजनीति को पूरी तरह से एक शोशाबाजी वाला खेल बना दिया है। ये जो डेलीगेशन आया था विदेश से, ये कोई बहुत शानदार किसी इवेंट के लिए नहीं गया था, किसी जलसे के लिए नहीं गया था। हम पर आतंकी हमला हुआ था, हमने उसके लिए ऑपरेशन सिंदूर किया उसके जवाब में। उसके बाद 4 दिन तक भारत ने भीषण सैन्य संघर्ष देखा भारत और पाकिस्तान के बीच। उसके बाद सीज फायर हुआ। इट्स अ वेरी सीरियस इशू। वो 26 लोग जिनके अपने आतंकी हमले में शहीद हो गए, आज तक इंतजार कर रहे हैं कि वो आतंकवादी कब पकड़े जाएंगे जिन्होंने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया।
इन तमाम इवेंटबाजी में कहीं ऐसा ना हो कि हम उन गंभीर सवालों को भूल जाएं, क्योंकि सरकार यही चाहती है। सरकार को ये सूट करता है, मोदी को ये सूट करता है कि हम उन आतंकवादियों के अब तक गायब होने के गिरफ्त में ना आने के सवाल को भूल जाए। इसीलिए सारी फोटोज खिंचाई जाती है, इसीलिए ये सब किया जाता है। लेकिन एक नागरिक के तौर पर हमें इस इवेंटबाजी के पीछे के सवालों को नहीं भूलना चाहिए। हमें नहीं भूलना चाहिए कि एक ऐसी जगह जो टूरिस्ट स्पॉट है, जहां डेली 2000 से 4000 टूरिस्ट आते हैं, वहां एक भी सुरक्षा बल मौजूद क्यों नहीं था। दोस्तों, मैं भी उस जगह में गई हूँ, वहां रोड तक नहीं है। और पिछले कई सालों से, जब से धारा 370 हटाई गई कश्मीर से, तो वहां पर तो केंद्र की मोदी सरकार का शासन है। पूरा का पूरा प्रशासन वहां सालों से अमित शाह को रिपोर्ट कर रहा है। हार्डली 2 से 3 महीने लगते हैं कहीं इस तरह की जगह में सड़क बनाने में। क्यों वहां अब तक सड़क नहीं बनी? अगर सड़क बन जाती तो आतंकी हमला होने के बाद भी मदद जल्दी मिल जाती। 1.5 से 2 घंटे नहीं लगते। कई लोगों की जान इसलिए चली गई क्योंकि उनको वक्त पर मदद नहीं मिली। शायद वो आतंकवादी ढेर कर दिए जाते अगर 1.5 से 2 घंटे की जगह वहां मदद 10 से 15 मिनट में मिल जाती। वो तभी होता जब वहां सड़क बनती। इस तरह के सवाल हैं दोस्तों, जो हमको नहीं भूलने चाहिए। सियासतदान चाहते हैं कि इवेंटबाजी में हम भूल जाएं, इन तस्वीरों के पीछे हम केवल इन तस्वीरों की राजनीति का ही विश्लेषण करें। लेकिन एक नागरिक के तौर पर हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने सियासतदानों से इन मौजूद सवालों को उनके सामने रखते रहें। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और दोस्तों, मेरी आप लोगों से गुजारिश है, आज के दौर में आजाद पत्रकारिता करना बहुत जोखिम और मुश्किल भरा काम हो गया है। इसलिए प्लीज, अगर आप चाहें तो थैंक्स और ज्वाइन, इन 2 ऑप्शंस के जरिए आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।